हेलो माय डियर लवली इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो एज यू नो दैट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ड्रीम बैच फॉर ऑल टाइप ऑफ एन जे एग्जाम फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। एंड सबसे पहले हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्टार्ट किए हैं। ये हम लोग का हो जाएगा सेकंड लेक्चर, ठीक है। सेकंड लेक्चर ये हम लोग का हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर आ चुका है इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि इस कोर्स में हम लोग कैसे सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, क्या क्या कोर्स में आपको मिलेगा। एंड इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ये समझे थे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी मैकेनिकल इंजीनियर। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर अच्छा बनना चाहते हो तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये मैं आप लोग को फर्स्ट वीडियो में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताया था। इसके अलावा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 3 अलग सब्जेक्ट निकला है, इसके बारे में डिस्कस करा था। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दैट इज योर फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। काफ़ी बेसिक चीज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर एक एग्जाम से में पूछा जाता है, ठीक है। समझ रहा कि नहीं। ये जो आपका टॉपिक है फोर्स एंड फोर्स सिस्टम, ये आपका कोई भी ANJ एग्ज़ाम आप ले लो, चाहे SSC JEE रहे, RRB रहे, या फिर आप स्टेट लेवल कोई एग्ज़ाम आप ले लो, या फिर इसरो DRDO आप JEE के ले लो, PSU आप ले लो, हर जगह पे आपको फोर्स सिस्टम से देखने को मिलेगा MCQ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप भी, थ्योरेटिकल टाइप भी, और आपका शॉर्ट वन लाइनर टाइप भी। बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इसमें हम लोग लेमिस थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि क्या होता है फोर्स। पहले मैं बेसिक बताऊंगा, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। पहले आप लोग का बेसिक रूट मजबूत करूँगा, ठीक है। जब आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा देन आप लोग को जब मैं कोई भी चीज़ बताऊँगा तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग को समझ आएगा और मेरे साथ आप लोग कनेक्ट कर पाइएगा। तो पहले बात करते हैं सर जी, ये क्या होता है मेरा फोर्स सिस्टम। और फोर्स सिस्टम को पढ़ाने से पहले, उससे पहले और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज योर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी क्या होता है, चलो ये मैं एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ और अब मैं आप लोग को फिर बताता हूँ कि क्या होता है मेरा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्या मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होता है सर, क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है आप चावल लाओ 2 किलो, दुकान से आप मम्मी आपसे बोली कि जाओ बेटा चावल 2 किलो लेके आओ, तो आप गए दुकान से 2 किलो चावल लेके आए, या फिर 2 किलो चीनी लेके आए, या फिर आलू लेके आए, या फिर ऑनियन प्याज लेके आए। तो ये क्वांटिटी है जिससे मेजरमेंट होता है, ठीक है। जैसे 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ये क्वांटिटी है। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात, ओके। अब ये देखो, इस क्वांटिटी को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ उसका कितना क्वांटिटी है वो, और डायरेक्शन पे बेसिस पे। किसी के में डायरेक्शन का भी ज़रूरत पड़ता है उसके मेजरमेंट के अनुसार, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो क्या होता है, इसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। जितना जानने का उतना मैं बताऊंगा, क्योंकि एक साथ अगर बहुत ज़्यादा मैं बता दूंगा तो वो काफ़ी बेसिक हो जाएगा और वो अनरिलेटेड रहेगा। जहाँ पे जितना रिलेट रहेगा मैं उतने बताते चलूँगा, ठीक है। फिलहाल मैं बात किया तो इस क्वांटिटी को 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक होता है मेरा स्केलर, स्केलर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। एक होता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी। एक होता है मेरा स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आता है सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। समझो, अगर मैं जब बोलता हूँ स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जहाँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ मेरा मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूँगा वेक्टर क्वांटिटी का, तो यहाँ पे आप लोग को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है। अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, मैं अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को समझ में आ रहा है। जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो समझो क्या होता है सर मैग्नीट्यूड और क्या होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अभी जस्ट मैंने कहा था ना 2 किलो 4 किलो, ये बेसिकली वैल्यू आपका है, मतलब मैग्नीट्यूड है। लेकिन क्या इसमें ज़रूरत पड़ा आपको डायरेक्शन का कि 2 किलो चावल लाना नॉर्थ डायरेक्शन से, नहीं, ये नहीं आपको बताया गया। सिर्फ आपने जब मम्मी आपसे पूछी कि, या फिर पूछा जो भी आप है, तो अब बोला गया कि बेटा कितना लाया चावल, तो आपको बोलना है, या फिर आप बोले कि मम्मी 2 किलो लाए या 4 किलो लाए, जो भी चीज़ आप लाए हो। जरूरी नहीं कि शुगर आप ले लो, शुगर ले लो, मिल्क आप ले लो लीटर में लाए, या फिर कोई फ्रूट ले लो, वेजिटेबल ले लो, आप राइस ले लो, या फिर कुछ भी चीज़ लाएँ, ठीक है। लेंथ वाइज कोई कपड़ा भी लेके आए तो अब भाई कपड़ा हमको सिलवाना है कॉलेज के लिए, कोई फेस्ट हो रहा है तो उसके लिए कपड़ा लाए इतना मीटर का, तो वो भी आपका क्या, वो बेसिकली आपका मैग्नीट्यूड है, वो क्या आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। लेकिन क्या वहाँ पे ज़रूरत पड़ा डायरेक्शन का, नहीं।
तो जहाँ पे वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन मतलब हम लोग एरो से दिखाते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे चीज़ में इस तरह लिखते हैं, वी डैश करके दिखते हैं, ठीक है, ए डैश करके लिखते हैं। ये बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका वी फॉर वेलोसिटी है वो कैसा है? मेरा वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन है वो क्या? मेरा वेक्टर क्वांटिटी। ए फॉर एक्सेलरेशन, वी फॉर वेलोसिटी, ठीक है। जैसे फोर्स दिखाया जाता है इस तरह एरो करके, मतलब एफ, मतलब एफ का कुछ वैल्यू है। जैसे मान लो फोर्स लग रहा है मेरा 10 किलो न्यूटन का, तो ये एफ वो दिखा रहा है। एफ क्या दिखा रहा है कि 10 किलो न्यूटन या 15 या 20 या 25 या 100 जो आप लोगे। तो ये बेसिकली क्या है? मेरा मैग्नीट्यूड है। तो ये मैग्नीट्यूड भी है, और ये बेसिकली जो एरो दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है कि इसमें डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है। अभी हम लोग बात करेंगे कैसे। बात आता सर कैसे? तो देखो अब मैं दो यहाँ पे एग्जांपल लूँगा, वैसा एग्जांपल जिससे आप एक बार में समझ जाओगे। कौन कौन सा एग्जांपल सर? मैं ले लिया स्केलर क्वांटिटी का टाइम। एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे टाइम ले लिया, यानी समय का बात करते हैं। एंड वेक्टर क्वांटिटी में एक एग्जांपल होता है मेरा फोर्स, तो मैं यहाँ पे फोर्स ले लेता हूँ, ठीक है। क्या मैंने ले लिया? टाइम एंड फोर्स। ये एग्जाम्पल है, टाइम एग्जाम्पल है स्केलर क्वान्टिटी, और वेक्टर क्वान्टिटी का एग्जाम्पल मेरा क्या है? फोर्स है। एक चीज़ मुझे बताइए, अब देखो जब आप लोग को कोई पूछा, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी कितना टाइम हो रहा है, तो आप या तो आईपैड में देख रहे हैं या फिर लैपटॉप में देख रहे हैं या फिर मोबाइल में देख रहे हैं, तो आपने टाइम देखा कि हाँ 1 बज रहा है, ठीक है। 1 बजे मेरा कोर्स आता है रेगुलर, तो आप बोलोगे कि सर 1 बज रहा है। या फिर नाइट में आ रहा है 9-10 बजे, तो आप बोलोगे 9 या 10 बज रहा है। तो आपने कहा सर जी 1 बज रहा है, 1 बज रहा है, मान लो अभी इवनिंग का टाइम है तो पीएम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इतना बचा। तो क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो है, ये तो वैल्यू हो गया, दिस इज योर मैग्नीट्यूड, यही मेरा मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, यानी वैल्यू हो गया कि इतना बज रहा है, 4 बज रहा है, 8 बज रहा है। अगर ये मान लो हम लोग कुछ आपको ये बोले टाइम ना बोल के कोई केजी, कोई सामान लाने बोले, तो आप क्या बोलोगे? 4 केजी, 8 केजी। तो क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का जरूरत पड़ा? क्या आपको डायरेक्शन बोलना पड़ा? टाइम जब पूछे कि कितना टाइम बज रहा है, तो क्या ये बोले आप कि सर जी 1 बज रहा है उत्तर दिशा में, 1 बज रहा है दक्षिण दिशा में, यानी 1 बज रहा है नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में? नहीं, आपने सिर्फ टाइम कहा, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड आपने बताया। लेकिन जब फोर्स का बात करते हैं, अब समझो फोर्स क्या था। फोर्स क्या था? जब कोई एक बॉडी रहता मास, उसमें जब हम लोग धक्का लगाते हैं और वो डिस्प्लेस करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। यू नो दैट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या हो जाता है? मास इंटू द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण को हम लोग बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इट मीन्स मास, मान लो कोई एक बॉडी है जो 10 kg का है, और इस पर हम लोग फोर्स लगाए, जब मैंने धक्का लगाया तो एक्सलेट कर गया, और यहाँ से लेकर यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? मान लो इस जगह पे पहुँच गया। 10 kg का बॉडी कहाँ पहुँच गया? इस जगह पहुँच गया, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, एक्सेलेरेशन उसमें आया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये फोर्स हुआ। अब बात आता है कि सर मान लो यहाँ पे फोर्स का बात करेंगे, कितना आपने यहाँ किलो न्यूटन लगाया, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर जी ये तो 10 kg मास है। बेसिकली क्या है? ये मास है, ठीक है, फोर्स नहीं है, 10 kg मास है। ये दोनों को अगर जोड़ देंगे, यानी कि 10 kg इंटू जितना भी जी ए लगा, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो जितना ये एक्सेलरेट किया, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो मेरा फोर्स निकलता है। क्या निकल जाता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तब यहाँ पे डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि 10 या फिर मान लेते हैं यहाँ पे 50 किलो न्यूटन का, या फिर 50 न्यूटन ही आप ले लो। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। टाइम का क्या होता है? आपका सेकंड होता है। तो मान लो 1 बज रहा था, तो 1 बजे हम बोलेंगे कितना देर आप पढ़े, तो आपने कहा कि सर जी मैंने 1 घंटा पढ़ा। 1 घंटा आपका क्लास होता, तो 1 घंटा पढ़ा, यानी कि 60 मिनट पढ़े। तो या आप तो मिनट में ले लो यूनिट, या फिर सेकंड में लोगे, तो या 60 मिनट को आप ये सेकंड में चेंज कर लो, जितना भी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैं अगर कह रहा हूँ फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यानी 50 न्यूटन का मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया। लेकिन होता क्या, इसमें डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है, क्योंकि मुझे एक खास डायरेक्शन पे फोर्स लगाएंगे, तब जाके डिस्प्लेसमेंट वो खास डायरेक्शन पे होगा। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है कि मान लो एक आपके पास इस तरह के बॉक्स है, मान लो 10 kg का है, चावल का बोरा है या फिर चीनी का बोरा है, ठीक है, बोरा पड़ा हुआ है, एक बोरा पड़ा हुआ है। अब इसको यहाँ पे हम ये सारी चीज़ को हटाते हैं पहले। अब क्या है कि इस चीनी के बोरा को एक खास जगह पे रखना है, इस तरह करके है, और ये मेरा कुछ 4 बॉक्स बना लिए, 4 जगह बना लिए। प्लेस नंबर ही प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये आपका थर्ड प्लेस है, और आपका ये फोर्थ प्लेस है। तो आपको कहा गया कि इस घर में, ये मान लो कोई प्लेस है या फिर घर है, तो कहा गया कि आपको फोर्थ घर में, इस फोर्थ प्लेस में इसको जाके रखना है, तभी जाके आपको पेमेंट किया जाएगा।
मान लो कोई काम कर रहा कूली है, उसको कहा गया कि इस स्टैंड के नीचे चीनी के बोरा को या फिर राइस के बोरा को आपको यहाँ जाके रखना है, तो यहाँ पे वो फोर्स तो लगाएगा, मान लो कैरी करके उठा के ले जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, तो इसके साथ साथ उसको डायरेक्शन का भी ज़रूरत पड़ रहा है कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, उसको इस डायरेक्शन पे ही जाना है, तभी जाके उसको पैसा मिलेगा, यानी कि काम माना जाएगा, अदरवाइज उसका नहीं काम माना जाएगा। या फिर आप समझ लो कुली, सबसे अच्छा एग्जांपल, आप ट्रेन में जाते हो तो कुली को बोलते हो कि मेरा बोगी नंबर 104 है या फिर 4 है या 10 या 15 है, वहाँ जाके सामान मेरा रख दो। अब वो उस बोगी में ना रख के कहीं और रखेगा, तो क्या वो काम माना जाएगा? आप उसको पैसा नहीं दीजिएगा, उल्टा 2 बात सुना दीजिएगा, क्योंकि वो सही जगह पर नहीं रखा। तो यहाँ पर डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ा कि मुझे इस डायरेक्शन पर जाना है। तो फोर्स में मेरा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसको? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो क्या ये चीज़ समझ में आपको आ गया कि क्या होता है मेरा स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर मतलब समझ जाना, सिर्फ और सिर्फ मेरा मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, और वेक्टर मतलब आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब मैं और सारा एग्जाम्पल बता देता हूँ जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो चलिए मैं आप लोग को सारा एग्जाम्पल लिखा लेता हूँ कि स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है। तो यहाँ पे आप लिख लेना, जैसे आपका आ जाता है वॉल्यूम, आ जाता है, एक सेकंड, क्या क्या आ जाएगा आपका, एक सेकंड, यहाँ पे आपका आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा, डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो डेंसिटी भी आ जाता है आपका स्केलर क्वांटिटी। देन बात करेंगे हम लोग यहाँ पे स्पीड, आपका स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी क्या है मेरा, स्केलर क्वांटिटी है, मास का बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी है, टाइम मैंने पहले बता दिया, ये सभी का सभी मेरा स्केलर क्वांटिटी है। दीज ऑल आर माय स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना कि दीज ऑल आर माय स्केलर क्वांटिटी, ये सभी का सभी मेरा जो है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। नाउ वी टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए मैं वेक्टर क्वांटिटी का आपको बताता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी में आ जाता है, जैसे मैं 2 ही बता के अगर चलूँगा, जैसे फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक आ जाता है मेरा वेलोसिटी, इसमें आ जाता है वेलोसिटी आ जाता है, तो ये भी दीज ऑल आर क्या हो जाएगा, ये सभी का सभी मेरा हो जाएगा मेरा वेक्टर क्वांटिटी। दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ये सभी का सभी मेरा वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल होता है। देखो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, दैट इज़ योर, मैं अगर यहाँ हाईलाइट करके दिखाऊँ, कोई बच्चा अगर बताए कि बताइए, अगर मैं बोलूँ आपको मास और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, आपको पता होना चाहिए। चलो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने कहा कि एक कार है, क्या है, एक कार है, और कार जो है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताइए कार का स्पीड बताइए और कार का वेलोसिटी बताइए, कार का वेलोसिटी क्या बताता है और कार का स्पीड क्या बताता है, तो आप बोलेंगे सर स्पीड मतलब होता है कि कितना वो फास्ट है। जब पूछते हैं ना कि कार कितना फास्ट चला के आ रहा है, कितना स्पीड चला रहा, तो इतना स्पीड कोई चलाना चाहिए। अगर मान लो घर में आपको डांट रहा है, कार आप चलाओगे, फिर अपना कार जब लोगे, जब आप जूनियर इंजीनियर बन जाओगे या फिर सीनियर इंजीनियर बन जाओगे, या फिर जो आप चाहते हो वो आप बन जाओगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ है। अब बस अच्छे तरह से पढ़िए, तो जब आप कार चलाओगे तो कभी स्पीड चलाओगे तो आपको घर में कोई डांट सुनाएगा, या फिर आपको मन करेगा चलो खाली जगह स्पीड चलाएंगे, तो स्पीड का मतलब कितना है, वो गाड़ी कितना फास्ट है, यानी कि आपको ये बताता है कि हाउ फास्ट, कितना हम फास्ट चल रहे हैं उसके बारे में बताता है। लेकिन जब वेलोसिटी का बात करते हैं तो वो क्या बताता है, जब आपसे कोई बोले कि कितना वेलोसिटी है, इट मीन्स वो फास्ट के साथ साथ आपको डायरेक्शन बता रहा है, मतलब ये बता रहा है कि हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन। तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन का जरूरत भी पड़ता है। वेलोसिटी का मतलब होता है कि कितना फास्ट जा रहे हो और किस डायरेक्शन पे जा रहे हो, ये होता है वेलोसिटी। इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि सर जी मैं अगर ये ऐसा कर दूँ कि वेलोसिटी को इस तरह करके दिखा दूँ, यानी कि ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या आप गलत मानोगे? नहीं। तो इसीलिए देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी में, क्योंकि ये इसमें डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या पड़ता है, डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है। अच्छा और समझो थोड़ा सा और, मैं अगर इसको आपका एक्सप्लेन करके बताऊं कि क्यों सर वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि सर जी स्पीड जो है वो मेरा स्केलर हो गया, ठीक है, और मेरा वेलोसिटी क्या हो गया, मेरा वेक्टर हो गया। अब मैं अगर बोलूँ कि सर क्यों हुआ, थोड़ा सा ये तो बताइए, और थोड़ा डीप जाइए सर, तो मैं और डीप बताता हूँ। एक चीज़ बताइए, दोनों का यूनिट आपको पता है ना, दोनों का यूनिट सेम होता है, स्पीड का भी यूनिट सेम होता है और आपका वेलोसिटी का भी यूनिट सेम होता है,
क्या होता है सर? देखो अगर मैं बात करूंगा स्पीड का, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है मेरा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस का हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं बताइए? डिस्टेंस का मीटर में मेजरमेंट करते हैं और टाइम का सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। तो बोल सकते हैं मीटर सेकंड माइनस 1, ये हो गया यूनिट उसका। ठीक है, अब बात करेंगे अगर वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी क्या होता है? ये भी आप देखोगे मीटर पर सेकंड ही होता है, लेकिन बेसिकली डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक तरह से दूरी ही है, तो इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड से मेजर करते हैं, या फिर बोल सकते हैं मीटर सेकंड माइनस 1। तो दोनों का यूनिट सेम होता है। बट सर जी एक वेक्टर हो गया, एक स्केलर हो गया, ये क्यों? बिकॉज बाबू यहाँ पे जो डिफरेंस करता है ना, वो ये करता है कि यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस मेरा स्केलर होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर होता है। तो चूंकि मेरा यहाँ पे, अब बताएंगे क्यों, पहले ये समझो कि मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, ये मेरा होता है स्केलर। तो चूंकि मेरा डिस्टेंस स्केलर है, इसीलिए मेरा स्पीड भी स्केलर हो जाता है, और यहाँ पे चूंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मेरा वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं सर जी थोड़ा सा ये भी बता दीजिए हम लोग को कि क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो उसको समझने के लिए मुझे और एक पेज लेना पड़ेगा, तो मैं और एक यहाँ पे पेज लेता हूँ। समझो, मान लो कि आप साइकिल या बाइक या फिर जैसे भी है, आप ये एक पॉइंट पे हो, एक आपका पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए है, और आपको जाना है पॉइंट बी तक जाना है। कहाँ जाना? पॉइंट बी तक जाना है, पॉइंट बी तक जाना है। या फिर आप समझ लो कि आप यहाँ पे हो, कहीं घर, दिस इज योर होम, ये आपका होम है, और आपको कहीं जाना है, कहीं भी जाना, मान लो ये आपका मार्केट है ना, या स्टारबक है, या फिर कहीं भी गेम खेलने जा रहे हो, आप पढ़ाई करने जा रहे हो, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, कुछ भी मान लो। तो ये मान लो, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट सपोज कि ये आपका स्कूल है। वैसे आप लोग का स्कूल ख़त्म हो गया, लेकिन समझो कि होम से आपका स्कूल का डिस्टेंस है, जब आप जाते तो पढ़ने के लिए स्कूल। अब बताइए, अगर आप स्कूल जाते हो तो कितना तरीका से आदमी लड़का घूम के जाता है। कभी कभी सीधा शॉर्टकट पकड़ लेता है, कभी कभी घूमने का मन करता है, किसी दोस्त का घर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका फ्रेंड रहता है, और एक फ्रेंड आपका यहाँ भी है, ठीक है, फ्रेंड आपका यहाँ भी है। तो आपका मन किया कि आज हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको डायरेक्ट घर जाना, स्कूल जाना, तो आप पहुँच गए। मन किया कि भाई हमको ना उससे मेरा उस फ्रेंड का काम, दोस्त है, फ्रेंड नंबर 2 से मेरा काम है, तो आप क्या करोगे, इसके घर होते हुए आप जाओगे। और एक दिन ऐसा काम आ गया कि आप पहला वाला फ्रेंड का ज़रूरत पड़ गया कि वो बुलाया आज हमको है, वो बोला था कि मेरा बाइक आज ख़राब है, तो आज प्लीज़ मुझे ले लेना। तो आप क्या करोगे, इसके साथ घूम के जाओगे। तो ये सभी का सभी मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। ये भी मेरा क्या कहलाएगा? मेरा डिस्टेंस कहलाएगा, और ये भी मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। ये सभी का सभी मेरा क्या है? डिस्टेंस है। हो सकता है आप इधर से भी घूम के गए, कभी पूरा का पूरा सभी दोस्त मिल के पूरा राउंड लगा के गए, तो दिस ऑल आर माई डिस्टेंस, ये सभी का सभी डिस्टेंस है। तो क्या यहाँ पे डायरेक्शन का जरूरत पड़ा डिस्टेंस के टाइम पे, दूरी के टाइम पे? डिस्टेंस माने क्या होता है? दूरी। तो यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ा डायरेक्शन का कि इसी डायरेक्शन, बस हमको पता फाइनल वहाँ जाना। आप किधरों से घूम के जाए, किधरों डायरेक्शन में घूम के जाए, आप जिग जग ऐसे 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 घूम के जाओ, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे बात आता है डिस्प्लेसमेंट का, मतलब विस्थापन का, देखो डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, और डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है पता है आप लोग को? विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट के बीच में जो न्यूनतम दूरी होता है, सबसे कम दूरी होता है, सबसे मिनिमम दूरी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन। इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं? एक आप धागा लो और दोनों के बीच में सीधा टान दो, तो सबसे जो कम दूरी आएगा ना, वो आपका आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर धागा को आप ढीला देते हो तो वो ज़्यादा दूरी हो जाता है, इस तरह हो जाता है, लूज हो जाता है। तो यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो ग्रीन कलर से हो गया, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया मेरा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर विस्थापन हो गया। क्या ये मेरा जो डिस्टेंस गए थे फ्रेंड 2 को लेकर, ये डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। डिस्टेंस फ्रेंड 1 को लेकर गए थे, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। जो आप ये पूरा घूम के गए थे, ये मेरा होगा? नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज योर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो ग्रीन कलर से है।
तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे ज़रूरत पड़ा किसका, डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ा कि मुझे इसी डायरेक्शन पे जाएंगे तभी जाके मेरा डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा जा पाएगा। अदर अलावे अगर थोड़ा सा भी मैं घूम के अगर गया ना ऐसे करके तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा। इट मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरा मैग्नीट्यूड के साथ साथ, जैसे डिस्टेंस कितना दूरी आप तय किए तो आप बोलोगे सर जी जब मैं पहला फ्रेंड के घर पे गया था ना तो मेरा 10 किलोमीटर पड़ा था, जब दूसरा फ्रेंड के साथ गया तो मेरा 20 किलोमीटर पड़ा, जब हम लोग सब कोई घूम के गए थे ना तो 40 किलोमीटर पड़ा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर बोलेंगे और डिस्टेंस मेरा ये भी है 5 किलोमीटर, जब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो आप बोलोगे सर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है क्योंकि ये मेरा सबसे शॉर्टेस्ट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यही 5 किलोमीटर वाला होगा। 5 किलोमीटर वाला क्या हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो मेरा सटीक ही होगा, सीधा ही जाना पड़ेगा, खास डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे क्या पता चला कि डिस्टेंस जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ा, मतलब 5 किलोमीटर का ही जरूरत पड़ा, बस 5 किलोमीटर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस मेरा चेंज भी हो सकता है, ये 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 10 हुआ था, 20 भी हुआ था मेरा किलोमीटर, और आपका 40 किलोमीटर भी हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ा कि मुझे इसी डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा, जब मैं इसी डायरेक्शन पे जाऊंगा तभी जाके वो मेरा मंजिल मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का जरूरत पड़ा। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर सर जी ऐसा हुआ तो मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मेरा डिस्टेंस जो है वो कोई भी हो सकता है, मतलब वहाँ पे डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सर जी यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरा, दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी, ये मेरा क्या स्केलर क्वांटिटी। यही इसी रीजन से जब मैं बताया था आप लोग को स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस मेरा स्केलर था इसलिए स्पीड भी स्केलर हो गया है। और मैंने कहा था कि वेलोसिटी क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चूंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इसलिए आपका वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। समझ आए मेरी बात। तो इस तरीके से आपको समझना है कि क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। जिन बच्चों को पता है वो काफ़ी अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता है ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, समझ आए। चलिए ये चीज़ हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग बैक टू द पॉइंट। बैक टू द पॉइंट ये था कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। तो फोर्स बेसिकली होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये तो आप समझ गए होंगे कि सर जी मेरा फोर्स जो है वो मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सर इसमें मेरा डायरेक्शन के साथ साथ मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत यहाँ पे पड़ेगा। इसीलिए आप देखो यहाँ पे जो भी वेक्टर लिया गया है उसमें एरो दिखाया गया है। एरो क्यों दिखाया गया है, देखो भी मतलब बता रहा है कुछ ना कुछ तो उसमें वेलोसिटी या फोर्स है। मान लो ये इस तरह करके फोर्स रहता है, ये मेरा F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, तो आपका कुछ वैल्यू है जैसे 10 है, 5 है, 8 है न्यूटन है, लेकिन एक एरो दिखा रहा है, इस तरह करके एरो दिखा रहा है, इट मीन्स इसका कुछ डायरेक्शन भी है। क्यों, बिकॉज ये वेक्टर है, फोर्स है, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जरूर पड़ा। तो आज के बाद लाइफ में कभी भी अगर इस तरह से दिखाया जाता आप लोग टेंशन मत लेना कि सर एरो दिखाया गया, क्योंकि फोर्स है और फोर्स मेरा होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आता है और कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी मेरा 2 रिया रहता है तो कैसे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। अब देखो फोर्स का जब बात आया फोर्स का, तो फोर्स मेरा पैरेलल भी हो सकता है और मेरा नॉन पैरेलल भी हो सकता है। बात करते हैं सर क्या होता है पैरेलल। पैरेलल मतलब जब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरा सेम हो। जैसे मान लो एक मेरा फोर्स ये है F1 फोर्स और ये मेरा एक फोर्स आ रहा है F2 फोर्स। ठीक है, ये मेरा F1 फोर्स है, ये मेरा F2 फोर्स है। क्या ये मेरा पैरेलल है? पैरेलल है सर, बिल्कुल पैरेलल है। क्यों फोर्स है सर ये मेरा पैरेलल है? क्योंकि इस दोनों के बीच में जो भी मेरा डिस्टेंस यहाँ होने वाला है, डिस्टेंस जो भी होगा वो डिस्टेंस मेरा यहाँ भी होगा, वो डिस्टेंस मेरा यहाँ भी होगा, वो डिस्टेंस कहीं भी अगर मेजर करेंगे ना तो मेरा डिस्टेंस मेरा सेम होगा। मान लो ये डिस्टेंस मेरा बीच में मान लो 3 सेंटीमीटर का है, तो हर जगह पे मेरा 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वो कभी अब एक दूसरे को काटेगा नहीं। वो कैसा जाएगा, मेरा दोनों का दोनों मेरा पैरेलल जाएगा। कहने का मतलब है इस तरीके से अगर दोनों मेरा जाएगा एक डायरेक्शन पे तो एक डायरेक्शन पे जाएगा और कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, दोनों का डिस्टेंस मेरा सेम रहेगा। कभी इनफाइनाइट तक, अगर ये 1000 साल तक जाते रहे ना, इस लाइन को इस तरह हम लोग खींचते रहे तो ये कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। काटेगा मतलब इस तरह करके काटेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा पैरेलल है।
क्या है मेरा, पैरेलल है लाइन, और फोर्स है तो पैरेलल फोर्स हो गया, समझ आया। एक आ जाता मेरा नॉन पैरेलल फोर्स। नॉन पैरेलल क्या हो जाता, जब एक दूसरे को कट करे, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरा सेम नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, अगर जैसे मान लो ये एक फोर्स रहा और ये एक फोर्स रहा, अभी तो नहीं लग रहा कि कट करेगा, लेकिन देखो थोड़ा डिस्टेंस, अगर मैं बोलूँ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेरा 4 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ आते आते ये थोड़ा कम हो जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मेजर करोगे तो कुछ ना कुछ तार से कम होगा। मान लेते 3 सेंटीमीटर हो गया, और कम आएंगे तो यहाँ तक 2 हो जाएगा। और अगर मैं इसको लाइन से दिखाऊँ इमेजिनरी करके, कहीं इस तरह करके जाने वाला है और ये कहीं इस तरह करके जाने वाला है, तो एक जगह पे आके देख रहे हैं कि 0 हो जा रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, 0 हो गया, एक दूसरे को मिल गया। तो क्या इसको मैं पैरेलल फोर्स बोलूँगा। अगर मैं इसको फोर्स मान लूँ कि ये मेरा F1 फोर्स है, ये मेरा F2 फोर्स है, तो बोलेंगे आप सर ये मेरा पैरेलल फोर्स नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस मेरा घटते जा रहा है, और सिंपल अगर कहें तो एक दूसरे को जाके कट कर देगा कहीं ना कहीं, तो इसको हम लोग पैरेलल फोर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आ जाता है कि सर यहाँ पे 2 फोर्स है, तो 2 फोर्स अगर है तो पढ़ क्यों रहे हैं सर फोर्स सिस्टम। मान लो एक बॉडी में ढेर सारा पैरेलल फोर्स लग रहा है, तो आपको उसको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने बोलेगा, या फिर नॉन पैरेलल फोर्सेस लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट मतलब क्या था, सम ऑफ। रिजल्टेंट मीन्स होता है सम ऑफ। जैसे कि आपके घर में क्या है, 10 आदमी हैं, और आपके घर में 10 आदमी, जिसमें आपके बड़े भैया भी हैं, आपके पापा भी हैं, आपकी मम्मी भी है। मान लो घर में 2 आदमी का इनकम है, आपके पापा कोई जॉब करते हैं या कुछ काम करते हैं, और आपकी मम्मी या फिर भाई कुछ करते हैं। तो आपको बोला जाए कि आपके घर का इनकम क्या है मंथली, तो आप क्या करते हो, सबका जोड़ते हो कि पापा का इतना है और मम्मी का इतना है, तो आप बोलते हो कि पापा का इतना कमाते हैं, मान लो x रुपीज़ कमाते हैं, इतना हज़ार है, x हज़ार है, ठीक है, x हज़ार है। और आप बोलोगे मम्मी का अगर बात करें, फिर मान लो ले लो आपका भाई का, ठीक है, मेरे जो भैया हैं, मेरे जो भाई है वो मेरा कमाता है y हज़ार, ठीक है, तो आप बोलते हो x प्लस वाई, यानी जो भी हुआ ये आपका टोटल इनकम हो गया, आपके घर का टोटल इनकम इतना है। मान लो आपके घर में 2 गवर्नमेंट जॉब है, तो आप बोलेंगे मेरे भैया जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और मेरे पापा जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक का 50,000 है, एक का 60,000 है, तो आप बोलोगे 1,10,000 मेरा टोटल घर का इनकम है। वो बेसिकली आप रिजल्टेंट वैल्यू बताएं, रिजल्टेंट सैलरी बताएं, सम ऑफ दी ऑल आपका इनकम ऑफ योर फैमिली इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ योर फैमिली इनकम, तो वो रिजल्टेंट बताता है। अब बात यहाँ पे आता है सर जी, मान लो अब फोर्सेस के बारे में बताइए। मान लेते हैं कि ये मेरा एक बॉडी है, ये मेरा एक बॉडी है, और इस बॉडी में बहुत सारा फोर्स लग रहा है, जैसे इस तरह करके फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है, ये मेरा F2 फोर्स लग रहा है, ये मेरा F3 फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरह। और सभी का सभी अभी जो हम बताए हैं वो कैसा है, मेरा पैरेलल फोर्सेस है। तो पैरेलल फोर्स हो सकता है कि इधर से भी एक मेरा F फोर्स लग रहा है, और यहाँ से भी मेरा F5 लग रहा है, और यहाँ से भी लग सकता है, किधरों से लग सकता है। चलो मैं अभी 5 लेके चल रहा हूँ, आपको बोलेगा इसका रिजल्टेंट बताओ। रिजल्टेंट मतलब सभी मिला के फाइनल इस बॉडी में कितना लग रहा है वो मुझे बताओ, मतलब समझ रहे हो ना, फोर्स और फोर्स का इफेक्ट। तो जब तक रिजल्टेंट हम लोग नहीं पता करेंगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ रहा है। इफेक्ट कब पता चलेगा, जब मुझे पता चलेगा कि फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि कुछ फोर्स मेरा इस डायरेक्शन पे जा रहा है और कुछ मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुछ मेरा नेगेटिव भी होगा। तो पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और नॉन पैरेलल का भी फाइंड आउट करते हैं। नॉन पैरेलल कैसे, कि मान लो कोई फोर्स अब जो है कुछ इस तरह से लग रहा है, कुछ एंगल से लग रहा है, यहाँ से कुछ एंगल से लग रहा है, यहाँ कुछ इस तरह एंगल से लग रहा है, यहाँ कुछ एंगल से लग रहा है, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, लेकिन वही इंपॉर्टेंट है और वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नॉन पैरेलल फोर्सेस का फाइंड आउट करो। वैसे हजारों मेथड है, हजारों नहीं, बहुत सारा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू से आप नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे 4-5 ऐसा इंपॉर्टेंट लॉ जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं, हम लोग फोर्स में कूद जाते हैं इस टॉपिक में। अभी तक जो है इंट्रोडक्शन आपको बताएं, और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी से, ठीक है। चलिए तो मैं अब बताता हूं, जैसे कि मैं आप समझ गए होंगे यहाँ से। तो अब देखो, अच्छा मैं आप लोग से देखो, पढ़ाई करो और पढ़ाई को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ना, ठीक है। पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ना, कभी भी बोर मत समझना, पढ़ाई को अच्छा से पढ़ो। और जो आपको लाइफ मिला है, जैसे भी आपका लाइफ है, आप समझो कि मेरा लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वैल्यूबल है। जो मिला उसके लिए आप गॉड से, भगवान से, या फिर मम्मी पापा जो आपको दिए हैं उससे बिलीव रखो और मेहनत करो, मेहनत करो। जैसे कहा गया है ना, आप अगर अभी के टाइम पे KGF कोई देखा होगा तो KGF इतना सुपर मूवी रहा है, सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी रहा है। कहा गया कि गरीब अगर आप पैदा लेते हो, ठीक है, हम लोग भी गरीब से ही थे, गरीब बैकग्राउंड का मतलब मिडिल बैकग्राउंड से ही थे हम लोग। मम्मी पापा कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके फिर जॉब लगा, फिर हम लोग पढ़ें। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग का फैमिली जो है वो बिजनेसमैन टाइप से है, करोड़ों अरबों कमाता है तो टेंशन नहीं, सुबह उठे कार में बैठे यहाँ दौड़ने गए, ये बर्बाद किया, आज लाखों पैसा
ऐसा किए, सब कोई हम लोग मेहनत किए हैं, बस सपोर्ट मिला घर से, ठीक है। और पढ़ाई में ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास लाखों पैसा है तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे पढ़ाई में सक्सेस वही लड़का पाता है जो मेहनत करता है। पैसा से तो और डिस्ट्रैक्शन होता है, पैसा जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे चाहिए, ठीक है। अगर पैसा रहता तो आप मेहनत ही क्यों करोगे, समझ रहे हो ना। तो मेहनत के तौर पे आज के टाइम पे कोई बन सकता है, बस अच्छी तरह से मेहनत करना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप लोग मूवी वगैरह देखते हो कि नहीं, वेब सीरीज वगैरह। तो नेटफ्लिक्स में एक आया है बहुत अच्छा सीरीज, एक रिकमेंड किया था, मेरा छुट्टी था 1-2 दिन तो मैं देखा था। वो आपका क्या, ऑल ऑफ अस आर डेड। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऑल ऑफ अस आर ऑल ऑफ अस आर डेड। आप बोलेंगे सर ये क्या पढ़ाने के बीच में ये बताने लगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को बताना पड़ता है कुछ चीज़ें, जाके उसको अहमियत पता चले टाइम का और लाइफ का, ठीक है। वैसे आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग को टाइम नहीं मिलता, बट कभी टाइम मिले तो इसमें शायद मैं आपको बता देता हूँ। 12 एपिसोड है, ठीक है। एक वेब सीरीज है ऑल ऑफ अस आर डेड, साउथ कोरिया का मूवी है। इसमें बेसिकली सभी बच्चे रहता है, स्कूल रहता है। आपको पता है ना साउथ कोरिया का क्या होता है, एक होता है नॉर्थ कोरिया जहाँ पे आपका किम जोंग उन है, डिक्टेटर, अभी के टाइम पे डिक्टेटर है, ठीक है, तानासा, नॉर्थ कोरिया। तो एक साउथ कोरिया जो अच्छा है, जहाँ से PSY है, गंगनम स्टाइल वाला PSY सिंगर, ठीक है, ओपन गंगनम स्टाइल जो है ना, तो उसका एक सिंगर है। तो वहीं का ये आपका वेब सीरीज है ऑल ऑफ अस आर डेड। बेसिकली इसमें बताया गया जोम्बीज़ के बारे में। जोम्बीज़ क्या होता है कि कुछ वायरस होता है, अगर बॉडी में आ जाए तो इंसान मर जाता है, और मरने के बाद वो क्या हो जाता है, एक तरह से जोम्बी हो जाता है, मतलब इंसान को खाने लगता है, ठीक है। तो वो डेड पीपल ही हो जाता है, लेकिन उसका सिर्फ दिल काम करना बंद जाता था, धड़कन काम नहीं करता, सिर्फ दिमाग जो वायरस उसको चलाता है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि बच्चों का एकदम अच्छा खासा लाइफ चलता, अचानक ऐसा हो जाता है कि उन लोग के लिए पता चलता है कि क्या होता है लाइफ, क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ। तो काफ़ी अच्छा वेब सीरीज, आप चाहे तो देख सकते हो। 12 एपिसोड का है, हर एक एपिसोड 1 घंटा का, तो 12 का। और ट्राई कीजिएगा, अगर आपको देखिएगा तो एक साथ देखिएगा, ठीक है। मान लो कभी छुट्टी मिले, टाइम मिले, तो लगातार 6 घंटा देखिए, 7 घंटा देखिए, फिर अगले दिन देखिए, खत्म कर दिए। देखिएगा तो थोड़ा अच्छा आपको लगेगा कि क्या होता है लाइफ का वैल्यू, क्या इंपॉर्टेंट है, और कुछ पता चलेगा। देखो हॉलीवुड की मूवी कुछ अच्छा इसलिए बनाया जाता है ना, क्योंकि वो फ्यूचर में प्रिडिक्ट करता है। बिकॉज जिस तरह से वायरसेस वगैरह आ रहा है, कोई अभी देखिए आपका आ गया कोरोना वायरस, ये सभी चीज़ जो है कहीं ना कहीं, देखो अगर मैं बात करूँ कोरोना वायरस का, तो ये 10 साल पहले एक मूवी निकल चुका था हॉलीवुड का। क्योंकि वहाँ पे यही तो बात है ना, लोग फिक्सन पे जीता है, फिक्सन मूवी बनाता है, लेकिन थोड़ा सा ये सोचता कि अगर अर्थ में ऐसा हुआ, 100 साल बाद ऐसा हो सकता है तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ऑक्सीजन खत्म हो गया, हीट काफ़ी बढ़ गया, तब मतलब अर्थ में रहने वाले इंसान कहाँ जाएंगे। तो वो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है। और धीरे धीरे जो बहुत सारे ऐसा मूवी है जो रियल में होता है, तो ये अच्छी बात है। बॉलीवुड में हमेशा वही रोमांटिक कहानी, डेड, ये सब दिखाते रहता है, लेकिन कभी फिक्सन नहीं दिखाता कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो टाइम मिले तो देखिएगा। अगर किसी बच्चा को और भी पसंद आप लोगों को लगेगा वेब सीरीज, तो कमेंट मुझे कीजिएगा इसी वीडियो में या फिर अगला वीडियो में कि सर अच्छा था, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा कोई भी मूवी जो स्टूडेंट का लायक है, जो आपको मोटिवेशन दे या फिर लाइफ का वैल्यू समझ आए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये नहीं कि बहुत ही बोरिंग है, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। आप लोग चाहे तो ट्रेलर पर देख लेना, ऑल ऑफ अस आर डेड ये नाम है वेब सीरीज़ का, आप समझ जाओगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग मजा लगेगा, ठीक है। चलिए, बीच में मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्लास होता है तो मैं आप लोगों को जैसे कहा ना बोर नहीं करूँगा, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स का है, वैसे आप लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होगा तो आप देख सकते हो, और अदरवाइज़ आप लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा सकते हो, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा या फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे वेबसाइट को वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, चलिए आ जाते हैं अब हम लोग पढ़ने की ओर, थोड़ा सा हो गया टाइम पास। बात कर रहे हैं जैसे कि मान लो ये मेरा V1 है, क्या है, मेरा वेक्टर है, और ये मेरा V2 वेक्टर है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर ये ट्रेंगल के फॉर्म में रहता है, मतलब ट्रेंगल का दो साइड मेरा 2 वेक्टर दिखा रहा है, ये मेरा वेक्टर 1 है और वेक्टर 2 है, तो इसको जो क्लोज करेगा ना वो रिजल्टेंट देगा। समझो मेरी बात, यहाँ पे सिर्फ आपको वेक्टर ये देगा, ये मेरा V1 देगा और ये V2 देगा, बस क्वेश्चन पे आपको यही रहेगा। ये तीसरा रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इसके यानी कि ये जो भी डिस्टेंस रहेगा ना ट्रेंगल का AC, मान लो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस निकालोगे तो ऑटोमेटिक रिजल्टेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये अगर रिजल्टेंट ये जाके मिल जाएगा, रिजल्टेंट क्या देगा, ये मेरा रिजल्टेंट देगा। रिजल्टेंट आपको समझ में अभी तक आ गया होगा कि रिजल्टेंट क्या होता है बेसिकली सर। तो रिजल्टेंट सर जो सम ऑफ द ऑल फोर्सेस को बताएगा, मतलब ये रिजल्टेंट इक्वल टू क्या बताएगा, V1 + V2 बताएगा। V1 + जो V2 बताएगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो मेरा रिजल्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर तो रिजल्टेंट है, वो भी एक तरह से वेक्टर ही होगा। तो इसको हम लोग अगर बोल देंगे V3, तो बेसिकली V3 भी तो एक वेक्टर ही होगा ना। ये मान लो लगा 10 किलोमीटर का, ये लगा 20 किलोमीटर का, और मान लेते हैं कि ये मेरा सम ऑफ हो गया 30 किलोमीटर, लेट सपोज मान लिए। तो ये बोल सकते हैं ना कि भी एक तरह से वेक्टर है, तो रिजल्टेंट भी एक तरह से वेक्टर होगा। लेकिन एक मेरा जो वेक्टर है वो एक रिजल्टेंट है, जो दोनों को
सम अप करके किया जाएगा। और दूसरा बात, चूंकि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो ये 10 किलो न्यूटन में, ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन जो रिजल्टेंट होगा ना वो अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। मतलब देखो यहाँ पे एरो किस तरह जा रहा था, इस डायरेक्शन पे जा रहा था, सेकंड वाला कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, लेकिन थर्ड वाला आपका जस्ट अपोजिट यानी इसको क्लोज करेगा। ये किस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन पे जाएगा। एक सेकंड, ये घूम जाएगा ऐसे, लेकिन ये ऐसे जाएगा, मतलब उसको क्लोज करेगा। समझ आए मेरी बात की नहीं? तो यही चीज़ जो है यहाँ पे दिया गया। बस यहाँ पे क्या मैंने कहा, कुछ नहीं कहा, सिंपल आपसे कहा कि जब भी आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने बोले, जब भी आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने दो वेक्टर का, तो आप क्या करोगे, अगर ट्रेंगल के फॉर्म में दिया रहेगा, जो ट्रेंगल को क्लोज करेगा वो उसका रिजल्टेंट देगा। और अगर मैं बात करूँगा डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, जो उसको क्लोज करेगा वही देगा। तो चलो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ और इस डायरेक्शन पे समझो। वही चीज़ जो है यहाँ पे समझाया गया है कि V1 मेरा वेक्टर था जो इस डायरेक्शन पे जा रहा था, और V2 मेरा वेक्टर है जो इस डायरेक्शन पे जा रहा था, और यहाँ जो क्लोज किया ना ये मेरा दिया रिजल्टेंट। बेसिकली V3 मेरा क्या है, रिजल्टेंट है। और ये देखो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे, अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरह करके मैं दिखाया तो V1 जा रहा था इस डायरेक्शन पे, V2 भी जा रहा था इस डायरेक्शन पे, और V3 देखो इस डायरेक्शन अपोजिट हो गया, मतलब इस डायरेक्शन पे दिया रिजल्टेंट जो दिया मेरा V3। ये जो V3 हो गया ये मेरा कैसा हो गया, अपोजिट डायरेक्शन पे यहाँ दे रहा है, इस तरह से जा रहा है, जबकि V1 और V2 इस डायरेक्शन पे जा रहा था। तो ये V3 क्या किया, मेरा अपोजिट डायरेक्शन दिया, दोनों ऐसे जा रहा था, ये जाए, और जो उसको क्लोज किया रिजल्टेंट दिया। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आप लोग कोई भी रिजल्टेंट का फाइंड आउट कर सकते हो। और बेसिकली ये मेरा कैसा था, नॉन पैरेलल है, क्योंकि देख रहे हो ना V1 और V2 मेरा पैरेलल बोलेंगे इसको, नहीं इसको ये तो फिर से तो ये मेरा क्या, नॉन पैरेलल है, क्योंकि देखो ये इस डायरेक्शन पे जा रहा था, इस डायरेक्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे के कट रहा है, तो ये मेरा नॉन पैरेलल का है। चलो मैं थोड़ा सा पैरेलल का बता देता हूँ, काफ़ी इजी है। अगर आपको पैरेलल फोर्सेस का, अच्छा रिजल्टेंट का डेफिनेशन जब इतना जान गए थे, रिजल्टेंट का डेफिनेशन, तो रिजल्टेंट इज दी होल इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी में जितना फोर्स लग रहा है उसका जो सम ऑफ देगा वो रिजल्टेंट कहलाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं रिजल्टेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे सर। तो अगर मैं पहला यहाँ पे बोलूँ आपसे कि रिजल्टेंट ऑफ द पैरेलल फोर्सेस, कैसे हम लोग सर पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो पैरेलल का फाइंड आउट करना काफ़ी ईजी है। अगर एक डायरेक्शन पे रहा तो दोनों को जोड़ दो। देखो दोनों इस डायरेक्शन पे जा रहा था, दोनों को जोड़ दिए, मतलब आर जो रिजल्टेंट हुआ वो P + Q हो गया। और अगर मेरा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, दोनों को घटा देंगे, जो मेरा बड़ा रहेगा उससे छोटा को घटा देंगे। कहने का मतलब देखो इस तरीके से, ए में ये मेरा एक बॉडी है, ठीक है, ये मेरा एक बॉडी है, और इस बॉडी में इन दोनों फोर्स मेरा लग रहा है, ठीक है। अब इसको मैं पेन को नीचे रखता हूँ, इन दोनों फोर्सेस को मैं यहाँ लेता हूँ, और मैंने ये पैरेलल फोर्स मुझे दिखाना है, तो कुछ इस तरीके से पैरेलल मेरा फोर्स होगा, पैरेलल पे ना फोर्स इस तरह से लग रहा है, ये मेरा क्या पैरेलल फोर्स है। अब देखो ये पैरेलल फोर्स यहाँ पे लग रहा है बॉडी में, ये तो भाई इतना फोर्स लगा कि फोर्स ही बेंड हो जा रहा है। ये समझो मेरी बात, आप लोगों को बस समझाने के लिए यहाँ पे इतना चीज़ मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। ये पैरेलल फोर्स यहाँ लग रहा है, तो इस दोनों को अगर यहाँ बॉडी में आप ही बोलो, पहले 10 न्यूटन का लगा, इसको हटा देते हैं, ये 10 का लगा, और फिर ये लगा और 10 का, तो इस बॉडी में कितना इफेक्ट पड़ा, ये 20 का तो झेल रहा है ना, तो 10 और 10 तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। लेकिन एक मेरा 10 इधर लग रहा है और दूसरा मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन पे लगा, ऐसे एरो आप समझ रहे हो ना, एरो इधर जा रहा है मतलब इधर लग रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं 10 मेरा किस डायरेक्शन पे लग रहा है, ऐसे मान लो 10 ऐसे लगा, समझो मेरी बात, और 10 मेरा ऐसे लगा इस डायरेक्शन पे। अब देखो ये बाहर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, या फिर आप ऐसे दिखा सकते हैं। आपको एक सेकंड में आप लोग को और एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोग के लिए बोर्ड बनाया हूँ ताकि उसके ऊपर रख के आप लोग को समझाया जाए। जैसे देखो ये बोर्ड हो गया, इसके अंदर बॉडी रखें। अब यहाँ से इस तरह करके एक फोर्स लग रहा है मेरा 20 किलो न्यूटन का इधर से, लेकिन मेरा एक फोर्स लग रहा है इधर से, मेरा 2 फोर्स लग रहा है, समझना मेरी बात, एक लग रहा है इधर से, एक लग रहा है इधर से, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि देखो ये इस डायरेक्शन से जा रहा है, ये तो ऐसे चल जाएगा और ये ऐसे चल जाएगा, दोनों अलग अलग है। और ये मान लो इधर वाला देखो, राइट वाला जो मैं उठाया हूँ, ये 20 किलो न्यूटन का है और ये 10 का है, तो 20 - 10 इफेक्ट क्या पड़ेगा, 10 का, और किधर, ये चूंकि 20 था तो इस डायरेक्शन से ज़्यादा, मतलब इस डायरेक्शन पे ये मूव कर जाएगा। समझ आया कि नहीं? अब इस चीज़ को मैं आपको फिगर वाइज समझाता हूँ। मैंने ये कहा कि कोई इस तरह करके बॉडी है, या फिर मान लो ना कि ये कोई दीवार है और यहाँ पे कोई धक्का लगा रहा 10 किलो न्यूटन का, और दूसरा और एक लगा रहा जो और 10 किलो न्यूटन का धक्का लगा रहा, तो इसमें इफेक्ट कितना पड़ेगा, रिजल्टेंट तो 20 हो जाएगा ना, 20 किलो न्यूटन का झेल रहा है ये। लेकिन अगर सेम यही बॉडी है, लेकिन 10 किलो न्यूटन का इधर लगा रहा है और कोई इधर से लगा रहा 20 किलो न्यूटन का, कोई ज़्यादा ताकतवर उधर से 20 किलो न्यूटन का लगाएगा, अब बता मूव किधर करेगा बॉडी, पहले वाले में तो उधर ही मूव कर जाएगा कि 10 और 10। अगर मैं पीछे दिखाऊँ अगर मैं, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 10 किलो न्यूटन, ओके ओके ओके। अगर मैं यहाँ बोलूँ 10 और 10 इधर जो था, एक सेकंड,
10 और 10 अगर मैं यहाँ पे बोला था 20 किलो न्यूटन, तो 20 किलोमीटर किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन पे लग रहा है, बॉडी मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन पे। लेकिन जस्ट मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर मेरा 10 इधर लग रहा है और 20 किलोमीटर इधर से लग रहा है, 20 किलोमीटर इधर लग रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, 10 इधर जा रहा है लेकिन 20 इधर आ रहा है, तो 10 ये घटा के 10 तो माइनस हो जाएगा, लेकिन बाकी 10 जो है वो न्यूटन इसमें सम अप भी जाएगा। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 यानी कि 10 किलो न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन का इसमें क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट बच जाएगा। ठीक है, 10 किलो न्यूटन, एक सेकेंड, इसमें क्या हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन का रिजल्टेंट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन किधर है, इधर मूव करेगा, मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 मेरा उधर से लग रहा है जो कि ज़्यादा फोर्स था। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, जब अपोजिट डायरेक्शन पे रहा, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन पे है, क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है और ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो अपोजिट हुआ तो घटा दिए, और अगर सेम डायरेक्शन हुआ तो जोड़ देंगे। तो सेम यहाँ पे किए, दोनों सेम डायरेक्शन पे जाए तो जोड़ दिए, और दोनों अपोजिट रहा तो घटा देंगे। अब घटाएंगे इसमें, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। दिक्कत कहाँ पे आता है, दिक्कत होता है जब हम लोग को फाइंड आउट करने बोलता है नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट, क्योंकि नॉन पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो आप इजी तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, आपको लॉ का यूज़ करना पड़ेगा, कुछ थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, उस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो किसका, रिजल्टेंट ऑफ नॉन पैरेलल फोर्सेस। जी, उसी में से एक आता है आपका लेमिस थ्योरम, सुने होंगे लेमिस थ्योरम। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मैकेनिकल का है जो एक बार नहीं पढ़ा होगा कि लेमिस थ्योरम इस 3 फोर्सेस के लिए लगाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दो। तो ये मान लो ये मेरा F1 फोर्स है, ये मेरा F2 फोर्स है, ये मेरा F3 फोर्स है, और यहाँ पे एंगल्स कुछ कुछ रहता है, ये तो होगा, इसी के लिए हम लोग करते हैं ना। मान लो ये 30 है, ये 90 है, और ये आपका कुछ है, जो भी बचा यहाँ पे 360 में घटा देंगे, 360 माइनस कर देंगे, कितना हो गया मेरा 120, तो ये एंगल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, F1 डिवाइड बाई साइन ऑफ कुछ एंगल ले लेते हैं, ठीक है, और आप फिर F2 डिवाइड बाई साइन ऑफ ले लेते हैं, और F3 साइन ऑफ ले लेते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ही करते हैं, जिसमें से 2 मेरा फोर्स होता है और 1 मेरा रिजल्टेंट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आता है। लेमिस थ्योरम हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स सुने होंगे कि 2 फोर्स को हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस हो जाता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स होता है तो पॉलीगन बना के रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 फोर्स होता है उसको पैरेललोग्राम बना के हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये मान लो 2 फोर्स है इस तरह करके, तो ये भी तो नॉन पैरेलल है ना। अभी लेमिस थ्योरम था वो भी नॉन पैरेलल था, क्योंकि ऐसे जा रहा था। क्या ये पैरेलल बोलेंगे, दोनों तो सभी तो एक पॉइंट पे मिल ही रहा, तो नॉन पैरेलल तो ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि जब एक पॉइंट पे नहीं मिलता उसको हम लोग नॉन पैरेलल कहेंगे, सॉरी पैरेलल कहेंगे। तो मेरा लेमिस थ्योरम भी नॉन पैरेलल के लिए होता है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे जितने भी अब हम लोग जितना भी हम लोग लॉ पढ़ेंगे ना, वो सभी का सभी नॉन पैरेलल के लिए होगा, क्योंकि कुछ ना कोई नॉन पैरेलल मतलब कहने का मतलब फोर्सेस आर विथ सम एंगल। देखो ये हो गया, ये मेरा F1 फोर्स हो गया, ये मेरा F2 फोर्स हो गया, तो क्या इसको पैरेलल बोलेंगे या फिर नॉन पैरेलल। तो आप कहेंगे सर आके कट जा रहा है, डिस्टेंस मेरा कम होते जा रहा है, तो नॉन पैरेलल है। तो याद रखना, एक वर्ड में बता रहा हूँ, नॉन पैरेलल का मतलब है फोर्सेस विथ सम एंगल। तो देखो यहाँ पे सम एंगल है तो नॉन पैरेलल हो गया। लेमिस थ्योरम देखो, लेमिस थ्योरम में 3 फोर्स लगता है, देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे सब में एंगल है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल्स है, यानी कि फोर्सेस विथ सम एंगल, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, एरो हम लोग क्यों दिखाते हैं, बिकॉज फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो कुछ मेरा F1 फोर्स, जैसे मान लो ये 10 किलो न्यूटन का, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, बिकॉज ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम लोग को सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, अभी से लेकर 2-3 क्लास जो होगा ना, वो हम लोग रिजल्टेंट। और जैसे मैंने कहा आपका जो फोर्स एंड फोर्स सिस्टम है ये थोड़ा सा बड़ा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है, हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे, डोंट वरी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी आप लोग के लिए लाया हूँ, चाहे न्यूमेरिकली क्वेश्चन रहे, थियोरेटिकली क्वेश्चन रहे, सभी तरह का हम लोग को मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लाया। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी लगाएंगे, हर तरह का क्वेश्चन लगाए। लेकिन पहले हम लोग को ये पता लगना पड़ेगा कि रिजल्टेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं नॉन पैरेलल फोर्सेस का। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फाइंड आउट करना सीखेंगे नॉन पैरेलल फोर्सेस का कैसे फाइंड आउट करते हैं थ्योरम। सबसे पहले हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ थ्योरम, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ थ्योरम, फिर पढ़ेंगे लेमिस थ्योरम, और कुछ कुछ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्लास रहेगा ये पूरा का पूरा फोर्स सिस्टम। और फोर्स सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें आएगा, पूरा का पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके लिए काफ़ी होने वाला है इंपॉर्टेंट। कहीं से भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट तो जरूर पढ़ लेना मेरे से। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। और
अगर आप चाहो तो यू कैन परचेज आवर ANJE कोर्स, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। हम लोग का चल रहा है RRB JE को लेकर एंड SSC JE को लेकर पेड कोर्स चल रहा है, तो चाहे तो आप इसको ले सकते हो 6 मंथ, 12 मंथ और 18 मंथ के लिए, यानी कि 6 महीना, 1 साल और 1.5 साल के लिए कोर्स है। आप चाहे तो इसको परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा सब सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे SSC रहे RRB रहे। 400 प्लस आपको लेक्चर मिलेगा, वीडियो लेक्चर के साथ PDF भी आपको मिलेगा सारा लेक्चर का। न्यूमेरिकल स्पेशल सेशन चलाया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आपका चलाया जाएगा, ताकि न्यूमेरिकल में भी आप लोग स्ट्रॉन्ग बन जाओ। रिवीजन क्लास किया जाएगा, हर सब्जेक्ट का कराया जाएगा लेक्चर के अलावे, और लेक्चर में MCQ क्वेश्चन कराया जाएगा, न्यूमेरिकल कराया जाएगा। उसके अलावे यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास लेंगे, और इसके अलावा RRB JE या फिर SSC JE का पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन कराया जाएगा पेपर का, जो भी 10-15 साल में क्वेश्चन है। तो ये सभी चीज़ आप लोग को मिलेगा इस कोर्स में, जो कि आपका ड्रीम बैच कोर्स है फॉर RRB JE और SSC JE। और तो अगर आपको पसंद हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट दिस नंबर, इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से इसी तरह पढ़ेंगे, और यूट्यूब में भी टोटल आएगा। मैं आपको पहले बता दिया हूँ क्या है डिफरेंस दोनों के बीच में। यूट्यूब में भी हम लोग कंटिन्यू लाएंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बताया जाएगा, कम यहाँ बताया जाएगा, कम नहीं कुछ बताया जाएगा। देखो ये इसका गलत मीनिंग मत निकालना कि यहाँ पे मैं आप लोगों को कम बताऊँगा। हर टॉपिक को यहाँ पे भी बताया जाएगा यूट्यूब में, हर टॉपिक को सिलेबस में जो दिया गया है सारी चीज़ को मैं करा। मुझे पता है कि इतना जो बोल रहा हूँ मेरा ही घाटा है, लेकिन नहीं, मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा। बिकॉज अगर बहुत सारे यूट्यूबर लोग पढ़ा रहे, इतना बड़ा बड़ा कंपनी चला के पैसा कमा रहे हैं, और हम चाहते हैं, मेरा पैसा का टारगेट नहीं है, ठीक है। हमको पैसा कमाने, खुद मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे पैसा के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि आप लोग सही कंटेंट मिल पाए, आप लोग जॉब ले पाएँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे अगर 10 क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पे 30 क्वेश्चन सॉल्यूशन किया जाएगा। एक क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। अगर मान लो 60 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो 60 मैं यूट्यूब में भी करा दूंगा। वहाँ पे क्या करूँगा, एक क्वेश्चन को 4 टाइप कराऊंगा, लेकिन वहाँ भी 60 ही कराऊंगा, लेकिन 60 का अलग अलग वेरिएशन करा दूंगा, ताकि आप लोग को अजर ना। अब क्यों ऐसा होता है यूट्यूब में, और एक बार मैं बता चुका हूँ, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, लड़का क्या होता है, फ्री में अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाने लगूंगा तो लड़का बोर होने लगता है। वहाँ पे पेड रहेगा तो लड़का आएगा, अपना पढ़ेगा शांति से और जाएगा। तो वहाँ पे मैं जितना वेरिएशन है, टफ से टफ क्वेश्चन सारा को मैं बताऊंगा, ताकि क्या होगा, आप लोग अच्छे से अच्छे कर पाओ, और यहाँ पे भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय गाइज।